स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर 10 एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स में आज का जो हमारा टॉपिक है 10.3 सॉल्ट्स। सॉल्ट से पहले हमने एसिड्स के बारे में डिस्कस किया है, हमने बेस के बारे में भी डिस्कशन हो गई है। हमने मुख्तलिफ़ किस्म के कॉन्सेप्ट थे, अर्हीनियस कॉन्सेप्ट था, ब्रॉन्स्टेड-लोरी कॉन्सेप्ट था, लेविस कॉन्सेप्ट था। एसिड और बेस के बारे में सारी डिस्कशन हो चुकी है, इवन कि उनके प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी डिस्कशन हो चुकी है। सो आज का जो हमारा टॉपिक है 10.3 सॉल्ट्स। सॉल्ट्स क्या होते हैं, हम एक एक पॉइंट से मैं आपको बताता जाऊंगा और उसको हम एक्सप्लेन करते जाएंगे। सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है वो हमारा क्या है कि सॉल्ट्स होते हैं आयोनिक कंपाउंड्स। अब आयोनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें आयोनिक बॉन्ड मैं थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ। 9th में आप लोग पढ़ चुके हैं चैप्टर नंबर 4 में। आयोनिक बॉन्ड क्या होता है, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम की वजह से जो बॉन्ड बनता है उसको हम क्या कहते हैं, आयोनिक बॉन्ड कहते हैं। मींस कि उसमें एक एटम इलेक्ट्रॉन डोनर होता है, दूसरा एटम इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है। इस तरह डोनेशन एंड एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन के रिजल्ट में जो बॉन्ड बनता है उसको हम कहते हैं आयोनिक बॉन्ड। और आयोनिक बॉन्ड जिस सब्सटेंस में, जिस कंपाउंड में मौजूद होगा उसको हम क्या नाम देंगे, आयोनिक कंपाउंड का नाम देते हैं। मैं सिंपल एक एग्जांपल आपको बता देता हूँ। सपोज कर मेरे पास सोडियम है, मेरे पास क्लोरीन है। सोडियम अपना आउटर मोस्ट शेल का एक इलेक्ट्रॉन, और सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन मौजूद है। क्यों? क्योंकि ग्रुप नंबर 1 से बिलोंग करता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, मेटल है। क्लियर? क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ऑक्टेट के लिए क्लोरीन को कितने की जरूरत है, इसको एक की जरूरत है। सोडियम ने एक डोनेट करना है, क्लोरीन ने एक एक्सेप्ट करना है, हमारे पास स्टेबल सोडियम क्लोराइड बन जाएगा। सोडियम के इनर शेल्स में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हैं। इस तरह एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करने से उसका अपना ऑक्टेट भी कंप्लीट हो जाएगा। सो क्लोरीन के पास हमारे पास 7 मौजूद हैं, एक जब वो एक्सेप्ट करेगा तो इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। सो सोडियम एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है। डोनेशन से क्या हो जाता है, हमारे पास सोडियम इलेक्ट्रॉन डोनेट करके पॉजिटिव, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके नेगेटिव बन जाता है हमारे पास। अब हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के जरिए दोनों ज्वाइन होकर आयोनिक बॉन्ड बना लेते हैं। आप देख रहे हैं सोडियम ने कंप्लीट इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, क्लोरीन ने एक्सेप्ट कर लिया, रिजल्ट में क्या चीज़ बन गया, आयोनिक बॉन्ड बन गया। और हमारे पास आयोनिक बॉन्ड के रिजल्ट में हमें जो सब्सटेंस मिला है, हमें जो कंपाउंड मिला है वो क्या चीज़ है, वो सोडियम क्लोराइड है। ये चूंकि आयोनिक बॉन्ड के रिजल्ट में बना है सो आयोनिक कंपाउंड है। और हमारे पास सॉल्ट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो हमारे पास आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं। ये पहला पॉइंट हमारा डिटेल में डिस्कस हो गया। इसके बाद दूसरे पॉइंट की हम बात करेंगे, सॉल्ट्स बनते कैसे हैं। सॉल्ट्स बनते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के रिजल्ट में। अब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या है, सपोज करें हमारे पास कोई भी एसिड है, आपके पास एसिड है HCl, ठीक है, ये आपके पास HCl एसिड है। हमारे पास ये बेस के साथ रिएक्शन कर रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है। हमारे पास क्या चीज़ बन रहा है, ये हमारे पास हाइड्रोजन पॉजिटिव, क्लोरीन नेगेटिव, सोडियम पॉजिटिव, हाइड्रोक्सल नेगेटिव। इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव की डिमांड करेगा, इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव की डिमांड करेगा। सो पॉजिटिव नेगेटिव आपस में कंबाइन हो जाएंगे, क्या चीज़ बना लेंगे, सोडियम क्लोराइड बना लेंगे। साथ हमारे पास हाइड्रोक्सल और हमारे पास प्रोटॉन आपस में कंबाइन होकर क्या चीज़ बना लेंगे, H2O बना लेंगे। हमारा पॉइंट क्या था कि सॉल्ट्स बनते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के रिजल्ट में। अब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है, जब भी एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करते हैं रिजल्ट में हमें सॉल्ट मिलेगा और हमें वाटर मिलेगा। ये आपने बिल्कुल याद रखना है, जब भी एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करेंगे हमें क्या मिलेगा, सोडियम क्लोराइड सॉल्ट मिलेगा, साथ हमें वाटर मिलेगा। इस रिएक्शन को हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, एसिड और बेस रिएक्शन करके सॉल्ट और वाटर देते हैं, इसको हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्यों कहते हैं, न्यूट्रल हमारे पास वर्ड निकला हुआ है जिसपे कोई पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता, ठीक है जी, जिसका पीएच पेपर पे कोई असर नहीं होता। इस रिएक्शन में एसिड की एसिडिटी खत्म हो जाती है, बेस की भी एसिडिटी खत्म हो जाती है, हमें न्यूट्रल कंपाउंड्स मिलते हैं, सोडियम क्लोराइड मींस के सॉल्ट, और हमें वाटर मिलता है, इसका पीएच पेपर पे कोई असर नहीं होता, इसलिए हम इसको कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। सो ये हमारा सेकंड पॉइंट है कि सॉल्ट्स बनते कैसे हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के रिजल्ट में। ठीक, तीसरे पॉइंट पे चलते हैं। तीसरा पॉइंट हमारा क्या है, सॉल्ट में हमेशा आपको कैटाइन मिलेगा और आपको हमेशा एनाइन मिलेगा। इसकी बात हम मैं इक्वेशन को दोबारा लिख लेता हूं। सपोज करिए मेरे पास HCl, हमारे पास वही एसिड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करके एसिड और बेस आपस में रिएक्शन कर रहे हैं, सॉल्ट हमारे पास बन रहा है सोडियम क्लोराइड, साथ हमारे पास H2O वाटर बन रहा है। क्लियर?
अब हमने बात की है कि सोडियम क्लोराइड या सॉल्ट आप कहते हैं, सॉल्ट के अंदर आपको क्या चीज मिलेगा, एक तो आपको केटाइन मिलेगा और एक आपको क्या मिलेगा, एक आपको एनाइन मिलेगा। केटाइन जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, एनाइन जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। सो हमारे पास ये केटाइन है, ये हमारे पास एनाइन है। ठीक है, जैसे हमने बात की है कि एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा। अब सॉल्ट केटाइन एनाइन का कॉम्बिनेशन है। अब सॉल्ट में केटाइन कहाँ से आता है और सॉल्ट में एनाइन कहाँ से आता है, इस बात को हमने देखना है। हमेशा एक बात याद रखें, केटाइन जो हमारा होगा वो मेटालिक केटाइन होगा, मींस के वो मेटल होगा। जैसे सोडियम आपको नजर आ रहा है, केटाइन हमेशा आपका मेटालिक केटाइन होगा, मेटल होगा। सो मेटालिक केटाइन आपको जो आएगा केटाइन, वो हमेशा आएगा कहाँ से, वो हमेशा आएगा बेस से। यहाँ पे मैं बेस लिख देता हूँ, बात क्लियर। हमारा जो एनाइन होगा वो हमेशा आपका आएगा कहाँ से, वो हमेशा आपका आएगा एसिड से। अब मैं आपको एक हिंट दे देता हूँ, आपने याद कैसे रखना है। देखिए हमारे पास एसिड है, साथ हमारे पास क्या चीज है, एनाइन है। सॉल्ट में एनाइन कहां से आता है, एसिड से आता है। आप लोगों ने कैसे याद रखना है, एसिड का पहला वर्ड ए, एनाइन का पहला वर्ड ए। सो आपने ए डॉट ए से याद रखना है या आपने डबल ए से याद रखना है। एनाइन कहां से आता है, एसिड से आता है। जब एक आप याद रख लेंगे, दूसरा केटाइन का आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि केटाइन कहां से आता है, केटाइन हमारे पास बेस से आता है। ये हमारा तीसरा भी पॉइंट एक्सप्लेन हो गया। नंबर 4 की हम बात करते हैं, हमने सॉल्ट्स को नेम कैसे देने। सॉल्ट्स को नेम आप, उससे पहले मैं आपको एक पॉइंट और भी बता दूं कि सॉल्ट्स आपको पता कैसे चलेगा कि कौन कौन सॉल्ट्स हैं। ठीक, ये मैं आपको एक हिंट और बता देता हूं थोड़े बहुत एग्जांपल के साथ। देखें, जिस कंपाउंड, जिस सब्सटेंस के पीछे आपको SO4 नजर आ जाए एंड पे, आप समझ जाए वो क्या है, वो सॉल्ट है। मजीद मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। जिस सब्सटेंस, जिस कंपाउंड के पीछे आपको NO3 नजर आ जाए, वो आप समझ जाए कि वो क्या चीज है, वो भी सॉल्ट है। जिस सब्सटेंस के पीछे आपको Cl नजर आ जाए, आप समझ जाए वो भी सॉल्ट है। जिस सब्सटेंस के पीछे आपको PO4 नजर आ जाए, फॉस्फेट, समझ जाए कि वो भी क्या चीज है हमारे पास, वो भी सॉल्ट है। ठीक है, इसके अलावा भी हमारे पास हैं, लेकिन आप लोगों ने फिलहाल जो आपके यूज के हैं वो इतने आपके पास यूज में आते जाएंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जिसके पीछे आपको SO4 मींस के सल्फेट नजर आ जाए, आप समझ जाए वो क्या चीज हमारे पास, सॉल्ट है। जिसके पीछे नाइट्रेट NO3 नजर आ जाए, वो भी सॉल्ट है। जिसके पीछे Cl क्लोरीन नजर आ जाए, वो भी सॉल्ट है। जिसके पीछे PO4 फॉस्फेट नजर आ जाए, आप समझ जाए कि वो भी हमारे पास सॉल्ट है। ठीक है, अब ये वाले सॉल्ट्स कब बनते हैं, जब भी हमारे पास बेस H2SO4 के साथ रिएक्शन करता है, हमारे पास सल्फेट वाले सॉल्ट्स बनते हैं। क्लियर। सेकंड, जब भी बेस हमारे पास HNO3 नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं, हमारे पास क्या बनते हैं, हमारे पास बनते हैं नाइट्रेट वाले सॉल्ट्स। क्लियर। जब भी हमारे पास बेस HCl के साथ रिएक्शन करेगा, हमारे पास क्या बनेंगे, क्लोराइड वाले सॉल्ट्स बनेंगे। क्लियर। जब भी हमारे पास बेस H3PO4 के साथ रिएक्शन करेगा, हमारे पास क्या बनेंगे, हमारे पास फॉस्फेट वाले सॉल्ट्स बनेंगे। बात क्लियर। सल्फेट, नाइट्रेट, क्लोराइड एंड फॉस्फेट, बात क्लियर। अब हम बात करेंगे कि सॉल्ट्स को हमने नाम कैसे देना है। बहुत सिंपल तरीका है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने मेटल का नाम, उसके बाद इसमें से जोन से भी होगा वो आपने ऐड कर देना है। सपोज करें आपके पास सोडियम सल्फेट है, तो देखिए हमारे पास इसका फॉर्मूला क्या होता है, सोडियम Na2SO4। इसका नाम कैसे देंगे, मेटल क्या है, मेटल का नाम सोडियम है, एंड पे सल्फेट लगा दें। इसी तरह आपके पास अगर सोडियम नाइट्रेट है, NaNO3 है, आपने मेटल का नाम सोडियम, नाइट्रेट पीछे लगा देना है। इसी तरह अगर आपके पास सोडियम क्लोराइड है, मेटल क्या है, सोडियम है, और साथ आपने Cl क्लोराइड लगा देना। इसी तरह सोडियम फॉस्फेट, सिंपल सी बात है, पहले आपने मेटल का नाम, उसके बाद आपके पास जोन से भी सॉल्ट होगा, फॉस्फेट है, सल्फेट है, नाइट्रेट है या क्लोराइड है, बाद में आपने वो नाम लगा देना। ठीक है, इस तरह हमारे पास सॉल्ट्स के नाम बन जाएंगे। सो ये हमारा पॉइंट नंबर 4 भी एक्सप्लेन हो गया। नेक्स्ट जो हम बात करेंगे वो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स हैं सॉल्ट्स के, उसके बारे में हम बात करते हैं और एक एक को हम एक्सप्लेन करते हैं, साथ साथ हम एग्जाम्प्लीफाई भी करते हैं कि हमारे पास क्या हो रहा है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे पास है, पहला पॉइंट है कैरेक्टरिस्टिक्स में कि सॉल्ट्स आर आयोनिक कंपाउंड्स फाउंड इन क्रिस्टलाइन फॉर्म। ये पहला पॉइंट हमारे पास एक्सप्लेन ऑलरेडी हो चुका है। सॉल्ट्स आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं, क्यों, क्योंकि आयोनिक बॉन्ड के रिजल्ट में बनते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के रिजल्ट में बनते हैं। दूसरा जो हमारे पास लिखा है फाउंड इन क्रिस्टलाइन फॉर्म। क्रिस्टल में आपको ऑलरेडी बारहा दफा बता चुका हूँ, क्रिस्टल हमारे पास एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें एटम्स हैं या मॉलिक्यूल्स हैं या आयंस हैं, वो हाईली ऑर्डर पैटर्न में अरेंज होते हैं।
मैंने आपको सोडियम क्लोराइड की एग्जांपल भी दी कि सपोज करें आपके पास सोडियम क्लोराइड है, हमारे पास अरेंज कैसे होते हैं, सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, क्लोरीन के ऊपर आपके पास है नेगेटिव चार्ज। सो ये आयंस जो हैं ये हमारे पास हाईली ऑर्गेनाइज्ड, हाईली ऑर्डर फॉर्म में बिल्कुल एक तरतीब के साथ, एक सीक्वेंस के साथ अरेंज होते हैं, और इस अरेंजमेंट को हम क्या कहते हैं, इस अरेंजमेंट को हम कहते हैं क्रिस्टल फॉर्म कहते हैं। ठीक है, तो सॉल्ट्स हमेशा क्रिस्टलाइन फॉर्म में होंगे, सॉल्ट्स के जो आयंस होंगे वो हाईली ऑर्डर्ड ऑर्गेनाइज फॉर्म में अरेंज होंगे, एक सीक्वेंस के साथ आयंस अरेंज होंगे। सपोज करते हैं जस्ट हाइपोथेटिकल सिचुएशन समझाने के लिए, हमारे पास ये सोडियम आयन है, क्लोरीन आयन है, क्लोरीन आयन, सोडियम आयन, फिर हमारे पास सोडियम आयन, ये हमारे पास क्लोरीन आयन। ठीक है, इस तरह हमारे पास ये अरेंज होते हैं आयंस एक तरतीब के साथ। क्लियर। सेकंड जो हमारा पॉइंट है, दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। सॉल्ट्स के मेल्टिंग पॉइंट्स, बॉइलिंग पॉइंट्स बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं। उसकी वजह क्या है कि इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो होते हैं हमारे पास वो बहुत ज़्यादा होते हैं। देखें हमारे पास ये देखें, ये हमारे पास सोडियम आयंस है, ये क्लोरीन आयंस है, बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है कि नहीं। इसी पॉजिटिव का इस क्लोरीन के साथ भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, यहाँ पे भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, यहाँ पे भी है हमारे पास, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। सो इतने सारे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और इतने स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करने के लिए आपको ज्यादा से ज्यादा एनर्जी अप्लाई करनी पड़ती है। क्लियर। तीसरा पॉइंट है, मोस्ट ऑफ द सॉल्ट्स कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। सो पहला पॉइंट यहाँ पे हम बात कर लेते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की। फर्स्ट ऑफ ऑल वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या चीज है, अगर मैं यहाँ पे डिफाइन करूंगा तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं ये हमारे पास फिक्स वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि सॉल्ट्स के फॉर्मूले के साथ केमिकली अटैच होते हैं। फिक्स वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं मींस के हर सॉल्ट के लिए ये मॉलिक्यूल्स फिक्स होते हैं। ऐसे नहीं कि आपने कॉपर सल्फेट में 5 मॉलिक्यूल्स वाटर के डाल दिए और आपने यही 5 मॉलिक्यूल सोडियम सल्फेट में भी डाल दिए, नहीं, हर सॉल्ट के लिए हमारे पास फिक्स वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं और वो हमारे पास उसके फॉर्मूले के साथ केमिकली अटैच होते हैं क्रिस्टलाइन फॉर्म में। बात क्लियर हो गई। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का काम क्या होता है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का काम होता है उस सॉल्ट को शेप देना, ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का काम होता है। ठीक है, सो हमारे पास क्या कहते हैं, मोस्ट ऑफ द सॉल्ट्स कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द शेप ऑफ क्रिस्टल्स। ये बात हमारी ऑलरेडी हो चुकी है कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, वाटर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सॉल्ट्स को शेप देने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक, और इसके बाद दूसरी बात मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि हर सॉल्ट के लिए वाटर के मॉलिक्यूल्स फिक्स होते हैं। हमारे पास यहाँ पे लिखे भी हैं, हमारे पास केमिकल फार्मूला है, कॉपर सल्फेट में 5 वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, कैल्शियम सल्फेट में 2 वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं। बात क्लियर। अगर हम यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाते हैं तो हमारे पास कॉपर सल्फेट का ये स्ट्रक्चर होगा, हमारे पास डबल बॉन्ड पे एक ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड पे दूसरा, सिंगल बॉन्ड पे एक ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड पे एक ऑक्सीजन, और कॉपर का हमारे पास एक ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड, दूसरे ऑक्सीजन के साथ भी बॉन्ड। वाटर के मॉलिक्यूल्स कितने हैं यहाँ पे, 5 वाटर मॉलिक्यूल्स हैं। एक वाटर मॉलिक्यूल हमारे पास ये, एक वाटर मॉलिक्यूल हमारे पास ये, इस तरह हमारे पास सेम एक वाटर मॉलिक्यूल ये हमारे पास, एक वाटर मॉलिक्यूल हमारे पास 2। ठीक है, इस तरह हमारे पास एक वाटर मॉलिक्यूल ये आ गया, इस तरह हमारे पास ये 3 वाटर मॉलिक्यूल्स हो गए, ये हमारे पास चौथा हो गया यहाँ पे, एंड अगेन हमारे पास ये 5 वाटर मॉलिक्यूल्स हो गए। आप देख रहे हैं 5 वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं कॉपर सल्फेट में। ठीक है, और इसको हम कहते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, और ये वाटर मॉलिक्यूल कॉपर सल्फेट सॉल्ट है चूंकि इसको शेप देने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। बात क्लियर। इस तरह हमारे पास है कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट हमारे पास उसमें कितने होते हैं, उसमें हमारे पास 2 होते हैं। जैसे कि अभी बात हो चुकी है कि हर सॉल्ट के लिए वाटर के मॉलिक्यूल्स फिक्स होते हैं। सो ये हमारे पास सल्फेट का अगेन स्ट्रक्चर है, हमारे पास ये कैल्शियम है, एक इधर इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, एक इलेक्ट्रॉन इधर डोनेट करता है। इसमें वाटर के मॉलिक्यूल्स 2 होते हैं, एक हमारे पास बिल्कुल ऊपर और एक हमारे पास बिल्कुल नीचे बॉटम। ठीक है जी। अगेन आई एम टेलिंग यू वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या है, ये फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि सॉल्ट के फॉर्मूले के साथ केमिकली अटैच होते हैं। ये सॉल्ट का फॉर्मूला है, ये वाटर मॉलिक्यूल्स केमिकली अटैच हैं, और ये वाटर मॉलिक्यूल्स हर सॉल्ट के लिए क्या होते हैं, फिक्स होते हैं। ये वाटर मॉलिक्यूल्स आप सॉल्ट से निकालते कैसे हैं, अगर आप हीट अप्लाई करेंगे तो ये वाटर मॉलिक्यूल्स हमारे पास डिहाइड्रेशन हो जाएगी सॉल्ट की, और ये वाटर मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे, ये निकल जाएंगे। ठीक, इसके बाद हमारा जो 4 वाला पॉइंट है उस पॉइंट को हम एक्सप्लेन करते हैं। पॉइंट नंबर 4, सॉल्ट्स आर न्यूट्रल कंपाउंड्स।
सॉल्ट्स न्यूट्रल कंपाउंड्स होते हैं, ये बात ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के रिजल्ट में बनते हैं, एसिड और बेस रिएक्शन करके सॉल्ट और वाटर बना लेते हैं, एसिड की एसिडिटी खत्म, बेस की भी एसिडिटी खत्म, आपको न्यूट्रल कंपाउंड्स मींस के सॉल्ट्स मिलेंगे और आपको वाटर मिलेगा। सो सॉल्ट्स क्या होते हैं? न्यूट्रल कंपाउंड्स होते हैं, पीएच पेपर पे इसका कोई इफेक्ट नहीं होता। नेक्स्ट कहते हैं कि इसमें हमारे पास दे डोंट कंपोज ऑफ इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। ये जरूरी नहीं है कि हमारे पास सॉल्ट्स में पॉजिटिव और नेगेटिव मींस के कैटाइंस और एनाइंस जो है ये इक्वल हो, लेकिन ये बात जरूरी है कि चार्जेस जो होंगे वो इक्वल होंगे। पॉइंट नोट करें, सॉल्ट्स में ये बात जरूरी नहीं है कि आयंस हमारे पास जो है मींस के कैटाइन और एनाइन, जितने कैटाइंस है उतने एनाइंस होने चाहिए, ये जरूरी नहीं है। लेकिन ये जरूरी है कि अगर पॉजिटिव चार्जेस 2 हैं तो नेगेटिव भी 2 होने चाहिए। चार्जेस का इक्वल होना जरूरी है, कैटाइंस और एनाइंस का इक्वल होना जरूरी नहीं है। एग्जांपल देखते हैं, सपोज करो मेरे पास सोडियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड है मेरे पास, आयन हमारे पास एक सोडियम पॉजिटिव, एक हमारे पास क्लोरीन नेगेटिव। चार्जेस यहाँ पे एक है, मतलब कि प्लस चार्ज है और एक ही है, यहाँ पे हमारे पास माइनस चार्ज है और है भी एक। सो हमारे पास चार्जेस क्या है? इक्वल है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास आयंस भी इक्वल है, एक हमारे पास सोडियम आयन है, एक हमारे पास क्लोरीन आयन है। ठीक है जी। हमारे पास मैग्नीशियम क्लोराइड में देखते हैं MgCl2, इसमें हमारे पास क्या होता है? देखिए हमारे पास मैग्नीशियम है, इसने एक इलेक्ट्रॉन एक क्लोरीन को डोनेट किया है, एक इलेक्ट्रॉन दूसरे क्लोरीन को डोनेट किया है। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट किए, डोनेशन से चार्ज कौन सा आता है? पॉजिटिव आता है। ठीक, कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए हुए? 2 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट किए हुए। सो हमारे पास ये +2 बन जाएगा। इस तरह हमारे पास क्लोरीन है, क्लोरीन हमारे पास एक इस तरफ लगा हुआ है, ये हमारे पास इसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया हुआ है, एक्सेप्टेंस से चार्ज कौन सा? माइनस। कितने एक्सेप्ट किए? एक एक्सेप्ट किया हुआ है। यहाँ भी सेम ऐसी केस है। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास हमने कहा है कि कैटाइंस और एनाइंस इक्वल होंगे, ये बात जरूरी नहीं है, लेकिन चार्जेस इक्वल होने चाहिए। अब चार्जेस यहाँ पे इक्वल हैं, बात क्लियर। देखिए हमारे पास -1 एक ये और एक ये भी -1, -1 कितना बनता है? हमारे पास -2 बन जाएगा, यहाँ पे हमारे पास +2 बन जाएगा। यहाँ पे पॉजिटिव चार्जेस 2 हैं, यहाँ पे नेगेटिव चार्जेस भी 2 हैं। लेकिन अब आयंस जो हमारे पास हैं, कैटाइन कितने हैं? कैटाइन हमारे पास सिर्फ एक है, और एनाइंस हमारे पास कितने हैं? एनाइंस हमारे पास 2 हैं। नेगेटिव चार्जेस आपको 2 नजर आ रहे हैं, एक आयन आपको, सॉरी नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव आयन आपके पास जो एनाइन, एक एनाइन आपके पास ये है, एक एनाइन आपके पास ये है। तो एनाइंस कितने आपके पास? एनाइंस आपके पास 2 हैं, लेकिन कैटाइन आपके पास सिर्फ एक है। ठीक है, सो हमारे पास ये बात जरूरी नहीं है कि कैटाइंस और एनाइंस इक्वल हों, लेकिन ये बात जरूरी है कि हमेशा चार्जेस जो होंगे वो आपके बिल्कुल इक्वल होंगे। ठीक, इसके बाद इंशाल्लाह प्रिपरेशन की बात नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल से करेंगे।